हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसे कि कल मैंने आपको समाज का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट दिया था और कहा था कि कल जो है आपकी थ्योरी क्लास होगी, तो बिल्कुल आज हम यहाँ पे थ्योरी देखने वाले हैं समास प्रकरण की। बात करते हैं समास प्रकरण की, तो सबसे पहली बात तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं, आज तक बने हैं हमेशा, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, दोनों में बनते हैं। अब लेकिन थोड़ा सा संस्कृत में क्या होता है, हिंदी में तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए गेस करना, संस्कृत में भी ईजी ही रहता है, पर थोड़ा सा हम चीज़ों को समझ लेते हैं, क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, तो थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा और कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना वो नहीं रहेगी। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं समास प्रकरण। इसकी क्लास जो है आपकी बेसिकली 2 या 3 क्लास जो है चलेगी, क्योंकि हम थोड़ा डीप क्वेश्चंस भी देखेंगे, हम डीप चीज़ें भी देखेंगे, टाइप्स भी देखेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अगर परिभाषा की बात आती है, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली समास की परिभाषा आपको दो तरह से देखने को मिल सकती है। एक जो बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है वो ये है, जो यहाँ पे मैंने लिख रखी है, अनेकेषां पदानाम एकपदी भवनम समासः, यानी कि परस्पर आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 शब्द है, अब इनका मेल हो गया, बन गया प्रतिदिनम, तो ये समास हो गया। ठीक है, अब इसी प्रतिदिनम को जब ऐसे विग्रह करके यहाँ पे लिखते हैं, हम ऐसे अलग अलग शब्दों में विभक्त कर देते हैं, तो वो समास विग्रह कहलाता है। एक और आपको जो इसकी परिभाषा देखने को मिल सकती है वो मिलेगी आपको, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में ऑप्शन में ऐसा आ सकता है, तो समसनम समासः। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है, समसनम समासः, इसका भी अर्थ होता है कि साथ रखना या संक्षेपीकरण ही समास है, इसका ये अर्थ हो जाता है। तो ये तो हो गई परिभाषा। प्रश्न कहाँ से बनता है, प्रश्न बेसिकली आपका पूछ लेता है कि इसका समास विग्रह क्या होगा, या फिर इसमें कौन सा समास है। ज़्यादातर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि शब्द दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा समास है, तो वो सारी चीज़ें पता होनी है। फिर समास के प्रकार कितने होते हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाता है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ पे देख लेंगे, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि समास विग्रह कहलाता है। अगर हम इसे अलग अलग करके लिख देंगे तो, और एक साथ करके लिख देंगे तो समास कहलाएगा। अब विग्रह के लिए समस्त सामासिक पद के 2 भाग किए जाते हैं। पहला एक पूर्व पद, जो भी पहला पद होगा, पहला शब्द होगा, वो पूर्व पद कहलाता है, और उत्तर पद यानी जो दूसरा वाला शब्द होता है वो। इसका जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी जब हम इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो वहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद शब्द बार बार प्रयुक्त होंगे। ठीक है, तो पूर्व पद पहला, उत्तर पद दूसरा। अब प्रकार की बात करते हैं, तो देखिए संस्कृत में जब आप पढ़ते हैं समास के प्रकार, तो आपको कई सारे देखने को मिल जाते हैं। कुछ जगह आपको समास के प्रकार 4 बताए जाते हैं संस्कृत में, कुछ जगह आपको समासः द्विधा सूत्र के अनुसार 2 टाइप के समास बताए जाते हैं, और कुछ जगह समासः पंचधा, ये एक सूत्र के अनुसार 5 प्रकार के समास बताए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको पढ़ना तो हमें सारे ही प्रकार के हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो द्विधा बोलते हैं 2 प्रकार के, या फिर कहीं पे 4 प्रकार हमें दिखता है। ज़्यादातर आपको 2 प्रकार 4 प्रकार दिख जाता है संस्कृत में, तो क्यों ऐसा क्यों होता है, तो देखिए समास को बेसिकली संस्कृत में केवल समास और विशेष समास आप मान सकते हैं। अब आपको केवल समास से रिलेटेड प्रश्न तो मिलेंगे, लेकिन विशेष समास से रिलेटेड प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलते, ये नाम आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो 4 प्रकार आपको हर जगह पढ़ने को मिलता है कि समास 4 प्रकार के संस्कृत में होते हैं, वो यही 4 प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास 2 हो गए, तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाता है द्विगु और कर्मधाराएं, तो हम इसको 1 और 2 ही मानेंगे, 1 2 3 और ये 4 बहुब्रीहि और द्वंद्व। तो जो आपको 4 प्रकार पढ़ने को मिलता है कहीं, तो वो यही 4 प्रकार रहते हैं, द्विगु और कर्मधाराएं तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। केवल समास संस्कृत में इसका उल्लेख होता है, हिंदी में बेसिकली इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो बस यही है, कहीं पे आपको जो 6 प्रकार मिलते हैं तो वो पूरा ये ऐसे 6 लिख दिया जाता है। 2 प्रकार मिलते हैं तो वही है, एक केवल और एक विशेष के अंतर्गत ये चारों, और 4 प्रकार मिलते हैं तो यही चारों है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कितने प्रकार होते हैं, यही है आपका, इतने ही प्रकार के समास होते हैं। चाहे आप हिंदी पढ़िए चाहे आप संस्कृत पढ़िए, समास वही रहेगा, अव्ययी भाव तत्पुरुष द्विगु कर्मधाराएं बहुब्रीहि और द्वंद्व, और प्रश्न इन्हीं से बनेंगे। केवल समास हम अलग से देखेंगे, क्योंकि केवल समास से प्रश्न जो है बनते हैं संस्कृत में। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अभी फिलहाल केवल समास को। केवल समासः सूत्र इसका देख लीजिए क्या हो जाता है, तो तत्पुरुषादि संज्ञा विनिर्मुक्तः, मुक्तः वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, समास संज्ञा मात्र युक्तः केवल समासः। थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए कि ये क्या कहना चाहता है, कि संस्कृत में जो है ऐसे पद जिन
जिनमें समास तो होता है लेकिन उन्हें किसी विशेष नाम या संज्ञा से अभिहित नहीं किया जा सकता है, उसे हम केवल समास कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, भूतपूर्वः, ठीक है, पूर्वम भूत है, जब आप इसका करेंगे विग्रह तो बनेगा। अभूतपूर्वः भी होता है, यहाँ अभी लगा होता तो वही वही बात हो जाती। नैका है, न एक, मतलब इनमें समास तो हुआ है। अब जैसे भूतपूर्व ही है, इसका हम मान लीजिए विग्रह कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए इस चीज़ को। तो आएगा आपका पूर्वम भूत। अब पूर्वम भूत को साथ में लिखा गया है, एक पद बना के लिखा गया है, तो मतलब कि यहाँ पे समास की प्रक्रिया तो हुई है, समास हुआ है। लेकिन कोई विशेष नाम या संज्ञा यहाँ पे हमें नहीं मिल रही, हमें नहीं समझ में आता है कि इसमें उत्तर पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान है, ना कोई विशेषण विशेष वाली बात आ रही है। तो इस वजह से इस टाइप के जहाँ पे भी समास हुआ हो वहाँ पे हम केवल समास मानते हैं। क्लियर इतना? केवल समास, और इसके एग्जाम्पल्स भी हम देख लेंगे और इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे केवल समास का। अब देख लेते हैं विशेष समास, यानी कि जो भी आपके विशेष समास चतुर्था, 4 प्रकार के विशेष समास होते हैं, जिसमें पहला आपका आ जाता है अव्ययी भाव समास। ये सबसे आसान है याद रखने के लिए, क्योंकि अव्ययी भाव, जिस भी समास का प्रथम पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो यह इसका सूत्र अगर आप संस्कृत में देखना चाहते हैं तो देखिए, प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, यानी जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। अब पूर्व पद क्या होता है? पहला पद, या फिर इसका पूर्व पद जो है अव्यय होता है। सबसे बड़ी बात है कि अव्ययी भाव, इसका पहला पद जो है, पूर्व पद जो होता है अव्यय होता है, और उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होता है। तो कल जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था उसमें एक प्रश्न मैंने आपको दिया था कि कौन से समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तो उसका सही उत्तर क्या था? अव्ययी भाव समास था। दूसरी इसकी जो सबसे अच्छी पहचान है कि इसका पहला पद बेसिकली अव्यय ही होता है। जैसे हम थोड़े कुछ उदाहरण देखेंगे तो आप देखेंगे, कृष्णास्य समीपम, ये तो विग्रह हो गया। अब इसका समास किया तो बन गया उपकृष्णम, तो यहाँ पे उप जो है आपका अव्यय हो गया, अनु जो है आपका अव्यय होगा, निर जो है आपका अव्यय हो गया, ठीक है, प्रति आपका अव्यय हो गया। तो इस तरह से जो आपका बहुत ही आसान हो जाता है पहचानना, जो भी आपको शब्द दे देगा और बोलेगा बताइए इसमें कौन सा समास है, तो प्रथम पद अगर आपको लग रहा है कि अव्यय है तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास पहचानना सबसे इजी होता है। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। सबसे ज़्यादा प्रश्न इनसे बनता है, तत्पुरुष समास, कर्मधाराय, बहुव्रीहि, इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं। समझेंगे थोड़ा सा हम पहले। उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष, कहीं पे आपको ये पढ़ने को मिल सकता है, कहीं पे आपको प्रायणोत्तर पदार्थ प्रधानस्थ तत्पुरुष तृतीया, ये देखने को मिल सकता है चीज़ें। मतलब ये मैं हर चीज़ इसलिए इंक्लूड कर देती हूँ यहाँ पे आपके जो भी पीडीएफ बनाती हूँ, ताकि कहीं भी ऐसा ना हो कि हमने तो ये पढ़ा था, ये दिख गया तो ये कहाँ से आ गया, ये दिख गया तो ये कहाँ से, ऐसा आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड संस्कृत नहीं है, तो इस वजह से चीज़ों को इंक्लूड करना ज़रूरी है। कारक चिन्हों से विग्रह वाला समास तत्पुरुष समास होता है। सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी कारक चिन्हों का लोप हो रहा है, समास करने पर लोप हो जाए, वो आपका तत्पुरुष समास होगा। अब कारक चिन्ह क्या है? वही आप जो पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, ये वाली जो आप पूरा आपने याद करके रखा है, अगर नहीं याद किया तो कर लीजिए, तो वही आपके कारक चिन्ह है ना, का, के, की, ने, पर, ये सारे आपके कारक चिन्ह हो जाते हैं। अगर इनका लोप मिल रहा है, ये गायब मिल रहे हैं समास करने के बाद, तो फिर आपका तत्पुरुष है। पहचानना इजी है, इतना कठिन नहीं है। अब ये जो प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष पूछता है इस तरह से, तो ये क्या है? वही चीज़ है, जैसे कि कर्ता ने, कर्ता ने, ये आपने देखा, तो कर्ता जो है उसकी विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो अगर कहीं पे ने चिन्ह का लोप हो रहा है तो वो कौन सा समास होगा? वो प्रथमा तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो ये कारक और विभक्ति अगर आपका क्लियर है तो इसमें आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती है। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। नख भिन्ना बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। चोर भयम कई बार पूछा गया है, कल भी हमारे सेट में आया हुआ था ये, है ना। तो नख भिन्ना, तो नख है भिन्ना, ठीक है, नख से भिन्न, तो यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष, क्योंकि से जो है वो किसका? तृतीय विभक्ति का चिन्ह है। चोर भयम, चोरात भयम, पंचमी तत्पुरुष, कल के प्रश्न उसमें आया था सेट। तो इस तरह से कुछ उदाहरण आपके हो जाते हैं जो आपके तत्पुरुष समास को व्यक्त करते हैं, और इसके लिए सिंपली आपका कारक विभक्ति वाला जो है वो चीज़ क्लियर होना चाहिए प्रथमा द्वितीया तृतीया बताने के लिए। सिंपल कारक चिन्ह का लोप,
कारक जो तत्पुरुष समास होता है उसके और प्रकार भी होते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, इसकी डिटेल हम कल देखेंगे। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं इसकी डिटेल्स वो हम देखेंगे। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, कल भी हमारा प्रादि तत्पुरुष से प्रश्न आया हुआ था, नई तत्पुरुष भी एक्सप्लेन मैंने किया था, है ना। नकारात्मक भाव जुड़ जाए तो नई तत्पुरुष हो जाए, कु शब्द जुड़ जाए तो आपका प्रादि तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन कल हम इसको उदाहरण के साथ और भी चीज़ से देखेंगे। अभी हम आ जाते हैं द्विगु समास पे। द्विगु समास की बात करें तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना गया है संस्कृत में, और इसका जो सूत्र है वो है संख्य पूर्वो द्विगो, यानी कि जो भी पहला वाला पद रहेगा अगर वो संख्यावाची पद है, संख्यावाची शब्द है, तो वहाँ पे आपका द्विगु समास होता है। जैसे कि देखिए त्रिलोकी, शान्मातुर, पंचगवधना, इस तरह के जितने भी आपको शब्द मिल जाते हैं जिनमें कि आपको, जैसे हिंदी में भी वही चीज़ आप पढ़ते हैं ना, तिराहा है, चौराहा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका द्विगु समास हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, त्रिभुवन है, पंचवटी है, चतुर्युगम है, त्रिलोक है, द्विरात्रम है, चतुरानन है, दशानन है। तो जितने भी हैं जिसमें आपको पहला पद क्या मिल जाता है, पहला पद मिल जाता है संख्यावाचक। समाहार इसका जब अक्सर इसमें आप जब इसका विग्रह करते हैं तो ज़्यादातर उसमें आपको समाहार लगा हुआ मिलता है, पर ज़रूरी नहीं कि हर जगह हो। इस वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने की हैं, मेंशन कर दी है। ठीक है, कि ऐसा भी हो सकता है। बेसिकली समाहार मिलता है क्योंकि समूह होता है। जैसे पंचवटी देख लेते हैं हम, पंचवटी जो है 5 वटों का समूह, उसको कहते हैं हम पंचवटी, वो होता है आपका द्विगु समास। अब कुछ लोग, एक दिन एक कमेंट भी आया हुआ था कि नहीं वो पंचवटी कोई स्पेशल एक जगह है, ऐसे सभी 5 उसके वृक्षों का वटों के समूह को पंचवटी नहीं कहते हैं, इस वजह से वो बहुब्रीहि समास होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, 5 वटों के समूह को पंचवटी कहते हैं। अब किसी जगह का नाम रख दिया गया पंचवटी, किसी एक पर्टिकुलर, वो एक अलग चीज़ है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया में क्या एक ही पंचवटी है, बताइए, एक ही पंचवटी होगी। हमें खुद पता भी नहीं होगा कि लोकली कितनी जगह को कैसे कैसे नाम दिए गए होंगे, है ना। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा विख्यात होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं, हमें पता है वो एक ही है, हम उसके लिए कह सकते हैं कि हाँ ठीक है वो बहुब्रीहि समास है। लेकिन जो चीज़ें हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये एक ही है ना, तो वहाँ पे हमें क्या करना, जैसे आपका दशानन है, ठीक है, दशानन आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो कौन सा आपका होता है, संख्यावाचक शब्द है, तो वो आपका द्विगु समास में भी आता है, और उसको रावण से रिलेट करके बहुब्रीहि समास में भी कहीं कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस तरह से देखने को मिलती है। तो दशानन क्योंकि एक ही है, 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण, इसलिए जब कभी भी दशानन आए तो आपको क्या लगा के आना है, अगर ऑप्शन में है तो आपको बहुब्रीहि ही लगा के आना है। लेकिन चतुरानन आएगा, अगर 4 मुखों का समूह चतुरानन, तो चतुरानन कौन है, या एक ही है कि कई हैं, नहीं पता है, तो चतुरानन आपका द्विगु समास में आता है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पंचवटी आपका द्विगु समास के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को आप ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक दिन ऐसा कमेंट आया था, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उस वक्त, क्योंकि मुझे पढ़ाना था ही थ्योरी, तो इस वजह से उस टाइम पे मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। आज जो है मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ। कर्मधारय समास पे आ जाते हैं फटाफट से। विशेषण विशेष का भाव जहाँ पे भी रहेगा वो कर्मधारय समास होगा। इसमें क्या होता है, एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नीलो मेघा, नील मेघा यानी कि नीला बादल, है ना, तो बादल की विशेषता क्या है कि नील है। प्रधानमंत्री आ गया तो मंत्री की विशेषता क्या है, वो प्रधान है। ठीक है, इस तरह के मतलब जहाँ पे भी विशेषता बताई जा रही है वहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाता है। कुछ और हम इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि आप महाराजा, महाराजा कल के हमारे इसमें आया था। नीलोत्पलम बहुत प्रसिद्ध है, नीलोत्पलम बहुत पूछता है। घनश्याम बहुत पूछता है, घन एवं श्याम इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे ही जो है आपके कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण भी देखिए लिख रखे हैं ना, आम्र वृक्ष, शाक पार्थिव, नर व्याघ्र, मेघ श्याम, शीतोष्णम, ये सभी जो है आपके कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाते हैं। और बहुत आसान है पहचाना, बस अगर आपको लगे कि किसी के साथ उसकी विशेषता जोड़ी जा रही है, विशेषता भी दी है, तो बिल्कुल वो आपका कर्मधारय समास हो जाता है। बहुब्रीहि समास, जिसके बारे में अभी थोड़ा सा हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कि जिसमें अन्य पदार्थ प्रधान होता है, वो बहुब्रीहि, यानी कि ना तो पहला वाला शब्द प्रधान है ना तो दूसरा वाला शब्द प्रधान है।
प्रधान कौन है? कोई तीसरा पद। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए लंबोदर लिखा है। अब यहाँ पे एक लंबा होता है कि उदर लंबा है उदर जिनका, है ना, लंबम उदरम यस्य स, ये हो जाता है इसका विग्रह। अब यहाँ पे न तो ये प्रधान है, न तो उदर जो है वो प्रधान है, दोनों ही प्रधान नहीं है, बल्कि इसका इशारा किन की तरफ है? भगवान गणेश जी की तरफ, यानी कि अन्य पद प्रधान है। इस शब्द में लिखा हुआ कोई भी पद प्रधान नहीं है। तो ऐसी जहाँ पे स्थिति आती है, ऐसे जो शब्द होते हैं वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। अभी मैंने आपको दशानन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ था, जलजाक्षी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसका, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, लेकिन याद आ गया है तो अभी बोल देते हैं। द्विमूर्ध, ये क्योंकि बहुत लोग द्वि लगे होने की वजह से इसको द्विगु समास समझ लेते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा, कभी भी पूछता है आपका। द्विमूर्धा पूछता है तो दो मूर्धान यश स, इसका जो है हो जाता है विग्रह, जिसको लौकिक विग्रह आप कह सकते हैं, वो ये बहुब्रीहि समास होता है। ऐसे ही द्वि की जगह त्रि भी लगा होता है, त्रिमूर्धा, ठीक है, यहाँ पे सही से लिखा नहीं, तो वो भी आपका बहुब्रीहि समास। ये दो इसलिए बताया है क्योंकि इसमें अक्सर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, द्वि और त्रि को देखकर द्विगु लगा देते हैं, संख्यावाची समझ लेते हैं। तो वीणापाणी सरस्वती जी के लिए बोला जा रहा है, नीलकंठ शिव जी के लिए बोला जा रहा है, ये सभी बहुब्रीहि समास हो जाते हैं। आ जाते हैं हम द्वंद्व समास पे, जिसमें आपका दोनों पद प्रधान होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, ठीक है। और एक उसका आपको यहाँ पे कहीं पढ़ने को मिल जाता है चार्थे द्वंद्व, यानी पे जहाँ पे च का अर्थ हो, च का मतलब होता है और, जब आप उसका विग्रह करें और उसमें च आए, यानी कि और शब्द आए और का प्रयोग हो, तो वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा। अब द्वंद्व समास के भी कई प्रकार होते हैं, जो कि हम कल ही देखने वाले हैं, तत्पुरुष समास के प्रकार के साथ में। देख लीजिए, बेसिकली ज़्यादातर तो होता है कि दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि हमेशा वो विलोम ही हो, एक दूसरे के उल्टे ही हों। अब जैसे राम कृष्ण, तो यहाँ पे मतलब क्या है, राम और कृष्ण, जब हम इसको विग्रह करते हैं, अगर चलिए ठीक है आपको संस्कृत नहीं आती, आप संस्कृत में विग्रह नहीं करना जानते, आप हिंदी में करिए ना, राम कृष्ण मतलब राम और कृष्ण, ठीक, तो और लग रहा है ना यहाँ पे, और आ रहा है, तो मतलब कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास हो गया। अब दंपत्ति, दंपत्ति में कौन कौन शामिल होता है? एक दंपत्ति किसे कहते हैं? कपल आप किसे कहते हैं बेसिकली, है ना, एक हस्बैंड और एक वाइफ, तो पति और पत्नी, पति और, ये और लग रहा है फिर से, पत्नी। पितरौ, पितरौ के अंतर्गत क्या हो गया? माता और पिता, और लग रहा है। तो बस वही चीज़ है कि आपको अगर संस्कृत नहीं भी बन रही है, बहुत कमज़ोर है, कोई बात नहीं, आप हिंदी से विग्रह करिए, हिंदी से विग्रह करके भी आपका उत्तर गलत नहीं होगा इसमें द्वंद्व समास में, ठीक है। तो ये हमने एक ओवरऑल देख लिया, जो इंट्रो था सभी समास का, सभी के जो उदाहरण, परिभाषा कह सकते हैं, परिभाषाएं हमने देख ली है। कल के सेशन में हम जो भी एक्स्ट्रा इसके टाइप्स हैं, एक्स्ट्रा प्रकार हैं, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं, और उसके बाद फिर अभी इसका प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करने वाले हैं परसों की क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।